अ, कल हमने जो है वो पोइम पढ़ी थी वुमेन वर्क की। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है करेक्टर स्केच ऑफ द वुमन। बेसिकली अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ना, तो उसमें ज्यादातर आती है समरी, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसमें बस उसका एक कीवर्ड होता है। क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं ना तो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हुए आपको उसका कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। जैसे करेक्टर स्केच ऑफ द वुमेन डिपिक्टेड इन द पोएम। अब वुमेन का करेक्टर स्केच, वुमेन की लाइफ रूटीन, उसके बारे में वो सारा जिक्र करना है आपने। यानी इसका एक टाइटल उन्होंने ये दिया है, करेक्टर स्केच ऑफ द वुमेन। लेकिन इसके अंदर टोटल ओवरऑल आपको पोइम की समरी या पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस कुछ भी कह लें, वो सारा इसमें शामिल होगा। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ हाउस होल्ड वाइफ मेकिंग वुमेन। जो हाउस होल्ड वाइफ जो घर में रहने वाली रूटीन होती है, घर के काम काज की जो वुमेन की रूटीन होती है, उसको डिस्कस करना, वो भी वही वाली बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोबारा करेक्टर स्केच पे आया है। अगर आप देखें तो इसके आगे मेंशन है कि कौन कौन से पास्ट पेपर में और कौन कौन से ईयर्स में आया है। तो ये नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको जिस तरीके, ये नहीं मैं रीड करके बताती हूँ, बाकी इसमें ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि अगर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छे तरीके से याद है और आप 1.5 पेज का क्वेश्चन बना सकते हैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन को रीड करके, तो भी वेल इनफ है। यानी आप उसको भी एक क्वेश्चन की शेप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का रट्टा मार के क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन में से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने पोइम की समरी ही निकालनी है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस ही करना है, तो वो आप एक्सप्लेनेशन को याद करते हुए या उसको पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो करेक्टर स्केच बता रहा है, द पोएटेस माया एंजेलो हैज प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। ऑलमोस्ट एवरी हाउसवाइफ रिमेन्स बिजी इन डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क. She has many duties to perform every day without any break. She is very hardworking and responsible and does her daily work without any complaint. She looks after her children and keeps them neat and dry. She dresses them properly. She also mends and irons the clothes of her family. She sweeps and mops the floor of her house and keeps it clean. She buys chicken from the market and cooks it for the family and the guests. This common house woman feels overburdened by a continuous daily routine. She is tired of his difficult and troublesome life. She wants to have an interval in his constant labor. यानी वो, अगर आप देखा जाए तो ये सारी वही चीजें हैं, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है कि आप समझे, वोकेबलरी चेंज है, लेकिन बात वही हो रही है कि वो जो है पहले उसकी हाउस होल्ड रूटीन बताएंगे, फिर वो ये बताएंगे कि वो कितना बर्डन आउट हो गई है उसकी वजह से, कितना उसको ट्रबल फेस करनी पड़ रही है। और एट लास्ट उस लास्ट में जो है वो उन्होंने उसकी सारी डिजायर्स को एक्सप्लेन करना है कि उसकी क्या डिजायर। शी हैज अ डिजायर टू पार्टिसिपेट इन ऑल द हेल्दी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. शी विशेस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कंपनी ऑफ नेचर. शी लॉन्ग्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ सनशाइन, रेन, स्नो, विंड. शी wants to change her dull and boring life into a charming and thrilling adventure. यानी वो एंड में उन्होंने डिजायर्स की बता दी। सबसे पहले उसकी रूटीन के बारे में डिस्कस किया, फिर उसकी बर्डन आउट होने का जिक्र किया। सबसे लास्ट में उन्होंने उसके डिजायर्स बता दी कि कौन कौन सी उसके डिजायर्स हैं और किस तरीके से उसका जो बर्डन है वो कम हो सकता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन वर्क एज एन आइडियलिस्टिक पोइम। आइडियलिस्टिक पोइम कहते हैं जो एक मिसाली नज़म, लेकिन आइडियलिस्टिक के साथ साथ हम इसको रियलिस्टिक भी कह सकते हैं। आइडियलिस्टिक तो है, ये रियलिस्टिक भी है, क्योंकि इसको दोनों वर्ड्स को वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या वुमेन वर्क एक रियलिस्टिक पोइम है। तो जी ये रियलिस्टिक पोइम ही है, क्योंकि इसमें सारी रियल लाइफ में जो हैपन होता है, इन जो रियल लाइफ में वुमेन वर्क की एक रूटीन होती है वुमेन की, कैजुअल वुमेन्स की, तो वो आपको इसमें वो बताई गई है। तो ये रियलिस्टिक भी है और आइडियलिस्टिक भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाई डज द वर्किंग वुमन इन द पोएम वुमेन वर्क मेक अ पैशनेट अपील टू नेचर। यानी अपील कर रही है वो नेचर से, क्या उसमें वो किस तरह से अपील कर रही है, क्या कहना चाह रही है। आइडियलिस्टिक हम मिसाली नज़म तो वैसे कहते हैं, लेकिन उसने आइडियलाइज किया है, एक विजुअलाइज किया है चीज को, इमेजिनेशन में अपनी विजुअलाइज किया है कि काश ऐसा ऐसा होता।
Is an idealization of some kind necessary for our survival as sane human being? क्या ये जो आइडियलाइजेशन है किसी तरीके से ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए? अगर हम देखें तो हाँ, आइडियलाइजेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम अच्छी उम्मीद ना रखें, अब जैसे वो थक गई है तो वो उम्मीद करी है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको उस जो बर्डन वाली लाइफ है उसकी, जो थॉट प्रोवोकिंग लाइफ है, उससे उसको साइड पे करके उसको एक जो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड है वहां ले जाके उनको अपनी नेचर के साथ, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नेचर के थ्रू उसको दोबारा से रीजनरेट करें, रिवाइव करें, ताकि वो दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आने के लिए रेडी हो। तो हम कह सकते हैं कि आइडियलाइजेशन किसी तरीके से जो है वो बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे की अपने दिमाग में एक चीज बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। अगर हम अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ, अगर हम बुरी उम्मीद रखेंगे तो बुरा होगा। जैसे कि मैं कल एक जगह पढ़ रही थी कि आप अपने आप से बुरे वर्ड्स जो हैं, बैड वर्ड्स अपने लिए यूज ना करें, क्योंकि वर्ड्स हैव एनर्जी, तो वो आपकी बॉडी को वही चीज ट्रांसफर करेंगे जो आप वर्ड से उन्हें कॉल करेंगे। यानी वर्ड्स में जो आप चीज बोलते हैं ना, आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब करती है। वर्ड्स में एनर्जी होती है जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और बॉडी उसी तरीके से काम करती है। तो हमें बुरे अल्फाज अपनी बॉडी के लिए नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी जो बॉडी है वो माइंड पे चलती है। और माइंड कहाँ से चलता है? जो हमारे जबान जो सुनता है। अब जैसे हमारे सामने एक कप रखा हुआ है, वो गर्म है, तो वो हमारा माइंड हमारी बॉडी को बताएगा कि ये कप गर्म है, तुमने इसे नहीं छू, यानी हाथ नहीं लगाना। तो अब यही बात हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में होती है कि अगर हम माइंड में अपनी अच्छी पॉजिटिव चीजें रखेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो चीज हमारी बॉडी पे भी असरअंदाज होगी। और अगर हम गलत सोचेंगे तो वो हमारी बॉडी पे वो भी गलत असरअंदाज होगी। तो इसलिए आइडियलाइजेशन जो है वो बेटर है अपनी लाइफ में ऐड करना, या नेसेसरी भी कह सकते हैं इसको। इज द वुमन ऑफ वुमन वर्क फेड अप विद हर वर्क, व्हाट डज शी रियली वांट? इसमें आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसको ऐड कर सकते हैं कि वो फेड अप होगी अपने काम से और वो क्या चाहती है। How does a woman get tired of doing domestic chores? How does the woman in the poem decide to seek escape from her daily routine of life? How does the domestic woman in the poem decide to go rid of her dull and prosaic life? Prosaic life कहते हैं बहुत ज्यादा बोरिंग या डल किस्म की। ये डल और बोरिंग का ही एक अलग सिनोनिम है। अब आ जाते हैं इसके आंसर के ऊपर। आंसर में तकरीबन तकरीबन वही चीजें हैं जो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ये नहीं, मैंने आपको जैसे एक बात बताई थी ना कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना पोइम का, या समरी है, वो आपकी ओवरऑल आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आएगी उसमें ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस। चाहे वो आप एक क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन होता है वहां से कर लें, या आप इसको जो है एक्सप्लेनेशन में से बना लें, किसी भी तरीके से कर लें, यानी पूरी आपने पोइम की समरी लिखनी है। If we want to survive in the world as sane human beings, then some sort of idealization is necessary. A common woman performs her all domestic activities. She gets up early in the morning and look after the house. She looks after her children. She mends the clothes of her family and cleans the floor. Besides indoor activities, she also goes to market to buy the necessities. She cooks the food for her family and the guests. She washes and presses the clothes. She also cleans her house and garden. So, after performing her all duties, she longs to enjoy the company of nature. She wishes to enjoy the company of natural objects. She wishes to fly with a strong wind into the open sky and feel the vastness of the world. She calls the natural objects her friends and companions. These all wishes and desires of a domestic woman show that some kind of idealization is necessary to lead a sane life. Without ideals and desires, this dull and boring life will make hell of sorrow. अगर जो ये सारे दोनों क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आप देखें तो ये टोटल ओवरऑल समरी है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, वरना ये समरी ही है। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आपने उसमें ओवरऑल समरी लिखनी है। अब आपको चाहे ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ये याद कर लें, या अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो रट्टा मारने के लिए कोई भी एक क्वेश्चन को याद कर लें। और ज्यादा बेटर है कि आप अपने अल्फाज में उस चीज को याद लिखें और चेक करवाएं, ताकि आपकी अपनी राइटिंग इंप्रूव हो। जो सेल्फ राइटिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है
कि अगर हम सेल्फ राइटिंग करें, हाँ वोकेबलरी के वर्ड्स लें यहाँ से, आइडियाज लें, लेकिन लिखें अपने अल्फाज में, क्योंकि 23 पॉइंट्स में अगर आप क्वेश्चंस का रट्टे मारेंगे भी तो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहेंगे। अब ये स्टार्ट की पॉइंट में, स्टार्ट की पॉइंट्स में समरी चल जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो कुछ क्रिटिकल टर्म्स भी आएंगे जो हमें याद करनी पड़ेंगी, तो फिर आके कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्रिटिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करें या हम क्वेश्चन को देखें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फेमिनिस्टिक पोइम, अब फेमिनिस्टिक पोइम, फेमिनिस्टिक या फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म कहते हैं जब हम औरतों के हकूक के बारे में बात करते हैं, औरतों की तरफदारी करते हैं, या औरतों के बारे में कोई डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे एक दफा ये आया हुआ है 2014 में क्वेश्चन, द पोइम वुमेन वर्क डील्स विद द बर्डन boredom फेल्ट इन आवर डेली लाइफ एंड स्पेशली ऑफ वुमेन, डिस्कस। बोर्डम है इसमें भी समरी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो डोमेस्टिक वुमेन या उसकी फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए बात करेंगे। वैसे तो ओवरऑल ऊपर भी क्वेश्चन में सारा सपोर्टिज्म ही है, लेकिन अगर वो कहें कि फेमिनिज्म क्या है तो फेमिनिज्म को आपको डिस्क्राइब ऐसे करना पड़ेगा। दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय माया एंजेलो, शी इज अ लिविंग पोएटेस, मोस्ट ऑफ हर poetry deals with the problems and status of women in male dominant society, sorry, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब वो फेमिनिज्म क्या है, इन्होंने एक लाइन में बता दिया कि द प्रॉब्लम्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी। जब हम किसी प्रॉब्लम्स की या वुमेन की जो स्टेट है उसके बारे में बात करते हैं जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उसकी है, तो वो होता है फेमिनिज्म। ठीक है, तो ये पहली दो लाइनें जो हैं ये एक फेमिनिज्म की डेफिनेशन भी है, और ये आपके क्वेश्चन को जो है पूरे तरीके से बता देंगी कि ये फेमिनिज्म के बारे में ही बात करें। आगे सारा नीचे वही है जो आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन नीचे सिर्फ पहली दो लाइनें उन्होंने चेंज की सिर्फ फेमिनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये दो लाइनें आपने सही तरह से याद करनी है। अगर आप इनको बाकी क्वेश्चंस में भी ऐड कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नीचे का जो है वो आपकी मर्जी, आपको जिस क्वेश्चन का अच्छा लगे आप वो याद करें। वर्डिंग सबकी चेंज है, आइडियाज, थॉट और जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो सेम है। तो तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से जो भी आपको सही लगता है, जो आसान लगता है वो याद कर सकते हैं, या सेल्फ राइटिंग करें तो वो सबसे बेस्ट है। In this poem, she describes about the routine life of a domestic woman. A housewife remains busy in her domestic chores. She performs her all responsibility without any complaint, but her routine life has made her rebel. She wants to enjoy the company of nature. She is not satisfied with her family members. She rejects the male-dominant society and shows her love for natural objects. She thinks that only nature it expects can provide her mental and physical pleasure. She wants to enjoy rain, sunshine, dewdrops, and gentle flakes of snow. She wishes to fly with a storm wind into the open sky. She wishes to be among mountains, oceans, leaves, and stones, starshines, and moonlight. She wants to change her dull and boring life into a charming and exciting adventure. अगर ये फिर वही वाली बात आ गई, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये बात समझने की लिए बात है। बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस याद करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कोशिश करें कि इन तीनों में से, मैंने ये तीनों इसलिए दे दिए हैं क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस का में बात एक ही हो रही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, वोकेबलरी चेंज है, आइडिया, थॉट सब कुछ सेम है। तो इसलिए इन तीनों में से जो भी आपको आसान लगे आप वो याद करें और उसको उस तरीके से लिखें। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके क्रिटिकल एनालिसिस पर। ये इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस है जिसमें तकरीबन बातें यही हैं, लेकिन ये भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ऊपर हेडिंग्स दी गई हैं, बीए लेवल पर हेडिंग्स नहीं देते, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए हेडिंग्स दी गई हैं, कि जैसे ड्यूटीज रिलेटेड टू हाउस और डिजायर, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको याद नहीं करना। बीए लेवल पर कभी भी आप हेडिंग नहीं देते, ना एसेस में और ना ही क्वेश्चन आंसर्स में। पोइम में भी सिर्फ इतनी होती है, रेफरेंस की हेडिंग, कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, बस। बाकी आप कोटेशंस जितनी मर्जी ऐड करें, लेकिन आप जो है इसको हेडिंग के साथ ना लिखें। अच्छा, अगर एक और चीज है इसमें कि अगर आप अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि इस पोइम में इस जगह पर ये कहा गया है, पोइम की दो तीन लाइनें भी अगर क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं ना, या एक दो लफ्ज जो आपको याद है इस पोइम में ये कहा था, तो वो भी आपके क्वेश्चन को बेहतरीन बनाते हैं। इसमें जैसे उन्होंने अगर कोई वर्ड जैसे ही वुमेन वर्क उन्होंने पोइम का नाम ऐड किया तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा और इसे मार्कर से लिखेंगे,
क्योंकि ये आपके वुमेन पोइम का नाम है। इसी तरह अगर हम पोइम की कोई 2-3 लाइनें हमें याद हैं या 2-3 लफ्ज हमें याद है, उनको यूज करते हुए हम बताएं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। इसको मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ज्यादा ब्रॉड वे में बात की गई है। अब अगर हम इसे पढ़ें, द पोइम वुमेन वर्क इज अ क्रिटिसिज्म ऑन द बिहेवियर ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी where women are treated like servants, when women are forced to do their entire domestic as well as outdoor duties. Actually, through this poem, Maya Angelou has presented a true picture of middle or poor class woman. She is unwillingly doing her all work. She wishes to enjoy the beauties of nature. She is fed up with her careless all works. She wishes to enjoy the beauties of nature. She is fed up with her careless family and selfish relatives. Who has deprived her from the joys of life। यानी वो बता रही है कि उसने ये इस अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, तो ये बेस्ट वे है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। मुझे अगर पर्सनली कोई कहे ना कि आपने इन सब में से कोई एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, तो मैं इस क्रिटिकल एनालिसिस के एक पेज को प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे और डीप आइडियाज है। क्वेश्चन में ज्यादातर समरीज डिस्कस हुई हैं, उसमें डीपली एनालिसिस बहुत कम है। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है, यहाँ पे डीप एनालिसिस होता है। तो आप इसको अगर प्रिपेयर करें, रट्टा ही मारना है, एक क्वेश्चन का रट्टा मारना है, सबसे बेहतर है कि जो डीप एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस है ना, इसको याद कर लें। और अगर आपने इसकी वर्डिंग मुश्किल लग रही है या इसके क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बहुत लंबा है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर अगर पर्सनली मेरे से कोई मेरी राय मांगेगा, तो मैं उसे यही कहूंगी कि आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, आप उसे प्रिपेयर करें, ताकि आपका पूरे तरीके से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बने जो हर क्वेश्चन में ऐड हो सके। क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ। अब मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ जो बिजी रूटीन लाइफ है, जैसे कि लेजर पोइम हमने पढ़ी थी, अब उसके ऊपर उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन है यहाँ पे। मॉडर्न मैकेनिकल एज हैज गिवन एवरीथिंग टू men but not mental satisfaction and calm. So everyone needs the company of natural objects. Today people are leading very fast life. They have no time to listen the worries of their relatives. So in this poem, Maya Angelou has clearly criticized the dull and boring life of modern age. She is dissatisfied with this mode of life. That is why she longs for a sweet life. She wants to run away from the mechanical life. यानी वो जो मैकेनिकल लाइफ या बिजी लाइफ या इंडस्ट्रियल लाइफ, आप किसी भी तरीके से, इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं कि आप इसको बिजी लाइफ भी कह सकते हैं, आप इसको मॉडर्न लाइफ भी कह सकते हैं, इसको इंडस्ट्रियल लाइफ भी कह सकते हैं, मैकेनिकल भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कर लें। यानी ये वर्ड सारे बताने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में वो पूछ लें कि मॉडर्न मैन की या मॉडर्न वुमेन की इंडस्ट्रियल लाइफ के हिसाब से अपनी बात को एक्सप्लेन करें, तो इंडस्ट्रियल लाइफ वैसे तो हम ये उसे कहते हैं जब हम आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, नहीं बाहर इंडस्ट्रीज जो चल इंडस्ट्रीज जो लॉन्च होती हैं और बिजनेस वुमेन्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन वो यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लाइफ, इसलिए क्योंकि मॉडर्न मैन और इंडस्ट्रियल लाइफ काफी हद तक एक दूसरे से रिलेट करती हैं। मॉडर्न मैन की जो लाइफ बिजी हुई है, वो सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज जब से लॉन्च हुई हैं, तो इनका जो है टाइम मैनेजमेंट, इनके रूटीन वर्क जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया। इसलिए मैकेनिकल लाइफ, इंडस्ट्रियल लाइफ और मॉडर्न लाइफ, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब रोल ऑफ नेचर क्या है इसमें? नेचर एंड इट्स एलिमेंट्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ कंफर्ट, पीस एंड प्लेजर इन दिस डल, ड्रैब एंड मोनोटोनस मॉडर्न लाइफ. So in her distress, poetess asked the natural soothing powers to come to her rescue and play a role of liberator for her. And these elements have made her constant dull and bored life quite bearable and tolerable. अब ये उसने टोटल नेचर के बारे में बात किया कि ये जो नेचर है वो हमें जो है करती है, प्रोवाइड करती है वो सारी सूदनेस, वो कामनेस, वो पीसफुल एनवायरनमेंट जो कि एक ह्यूमन बीइंग की डिमांड होती है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया ये सारा क्रिटिकल एनालिसिस। अब नीचे है लिटरली क्वालिटी ऑफ द पोएम। लिटरली क्वालिटी कहते हैं कि जो उन्होंने टेक्निक्स यूज की हैं पोएम को बेहतर बनाने के लिए। ये अगर आप अपनी फॉर्म ऑफ द पोएम और लिटरेरी क्वालिटी ऑफ द पोएम, ये अगर आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर लें, तो आपका क्वेश्चन बेस्ट बन सकता है। यानी आपको हो सकता है पोइट को एग्जामिनर को अगर बहुत अच्छा लगे, तो वो आपको फुल मार्क्स या 1-2 नंबर कम करेगा, ज्यादा नहीं।
वरना ये क्वेश्चन आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है अगर आप इस तरीके से पहले आपने जो राइटर है और पोइम है उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने उसका डीप एनालिसिस किया, फिर आपने उसकी एंडिंग की, और लास्ट में आपने उसकी टेक्निक्स और डिक्शन को डिस्कस किया कि उसने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं, कैसा उसका मूड था और किस तरीके से वो काम करना चाहता था। Maya Angelou has discussed some important literary features in her poem Woman Work. These literary features are given below. Assonance. Assonance, repetition of vowel sounds in the line. जैसे कि वोवल साउंड्स का क्या मतलब होता है, A E I O U। अब इसमें वोवल साउंड्स तो हैं, लेकिन ये टेंड, मैन, मॉप, शॉप, इस तरह के वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं, ये क्या होते हैं, एसोनेंस। अच्छा, एसोनेंस ना बास होता है, एक होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है अगर शुरू का वर्ड जैसे TEN बार बार रिपीट हो तो वो होगा एलिट्रेशन। लेकिन अगर एंड के दो वर्ड, एंड के तीन वर्ड, एंड एंड END एंड है, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोनेंस। बहुत सारे बच्चे एलिट्रेशन और एसोनेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लेजर पोइम में मैंने आपको बताया था स्टैंड एंड स्टेयर, स, ये दो रिपीट हो रहे थे, तो उसे एलिट्रेशन कहते थे। अब यहाँ पे टेंट, मेंट, एंड के तीन वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो इसको एसोनेंस कहते हैं। use of images. Practical imagery has been used in this poem. Word like clothes, floor, hut, sunshine. ये practical imagery का मतलब होता है जो realistic imagery भी आप कह सकते हैं इसको, कि उसने practical या realistic imagery यूज की है जो कि real life में एग्जिस्ट करती है। अब अगर आपने इसको लिखना है क्वेश्चन में, एज अ क्वेश्चन आप इसको लिखेंगे, तो ये हेडिंग्स आप नहीं लिखेंगे, ये वाली हेडिंग्स आप काट देंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। पैराग्राफ की सूरत में अगर आप इसको लिखेंगे तो ही आपका क्वेश्चन वैलिड होगा। अगर आप इसको हेडिंग्स देके लिखेंगे तो ये काम खराब कर देगा। अगर आपने इसको क्वेश्चन की फॉर्म देनी हो तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इस तरह से आपने लिखना। आपने हेडिंग्स को नहीं लिखना। अगर आप हेडिंग्स को लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने कि आप हेडिंग्स को ना लिखें। सेकंड आ जाता है इसकी लैंग्वेज के ऊपर। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, द राइम स्कीम इज स्लो एंड ऑब्वियस, द वर्ड्स लाइक टेंड, मेंट, फीड, वीड एंड गेट ब्रोकन आफ्टर द सेकंड स्टैंजा when the poet given an idealistic concept. This can be called romantic style of writing poetry. यानी वो कह रहा है कि लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है, राइमिंग स्कीम जो है वो स्लो और ऑब्वियस है, जैसे कि टेंड, मेंट, फीड, वीड जो है वो सही राइमिंग स्कीम आती है। लेकिन वो कह रहे हैं जो सेकंड स्टैंजा आता है ना, उसमें एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक मिसाली कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे, आप इसको अगर देखें, ऊपर पॉइंट की तरफ हम जाते हैं तो ये देखें स्काई, यहाँ पे जब हम लास्ट में आ जाते हैं, ये देखें सनशाइन, ड्रॉप्स, रेन अगेन में फिर भी आ रही है ABCB, हम ये भी कर सकते हैं। सनशाइन और ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो चेंज हैं, A B, और रेन अगेन सेम है तो B और यहाँ पे C, तो ABCB, इसकी ये राइमिंग स्कीम हो सकती है। हेयर, विंड, स्काई अगेन। अब यहाँ पे ये बिल्कुल, ये जो लास्ट में वो नेचुरल सेकंड पार्ट जो पोइम का है, जहां तक प्रेस्ड फर्स्ट पार्ट की बात है जो कि उसकी रूटीन के बारे में बात करी थी, तब तक उसकी सारी राइमिंग स्कीम सही रही। लेकिन जब वो आया अपनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की तरफ, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की उसने बात शुरू की, जहां से उसका पोइम का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। अगर आप इसकी ओवरऑल लाइंस देखें तो ये हैं 28। 28 को अगर हम हाफ करें तो 14 लाइंस बनती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखें कि 12 लाइन तक उसने किया, 14 लाइंस तक 2 लाइंस की हुई हैं, लेकिन इसको हम सेकंड पार्ट ही शो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उसने राइमिंग स्कीम बिल्कुल ऑब्वियस रखी, लेकिन सेकंड पार्ट में आके उसकी राइमिंग स्कीम स्लो हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता आते आते राइमिंग स्कीम बिल्कुल ही खत्म हो गई, और अब वो एक वर्ड भी जो है वो राइमिंग स्कीम नहीं बना रहा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। तो इसको वो कह रहा है कि ये मॉडर्न स्टाइल है, या इसको आप रोमांटिक स्टाइल भी कह सकते हैं, रोमांटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री। In short, this poem expresses a universal theme that women are made of flesh and blood, so that men should not consider them lower and inferior. Men should help them in their works. अब अगर फिर वही वाली बात है कि लास्ट ये वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, और
बेहतरीन है। यानी अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपसे आंसर क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप ये वाला क्वेश्चन, ये चीज पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये आप हर चीज में, हर मटेरियल में ऐड कर सकते हैं। इससे इससे ज्यादा और बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आपका बन सकता। ये सबसे बेस्ट है। हेडिंग्स आपने नहीं लिखनी है, मैंने कट कर दी है। बाकी वाला क्वेश्चन आपका बेहतरीन होगा।